हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो आज इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मिला डीलिमिटेशन के ऊपर, जिसको लिखा है डॉक्टर शशि थरूर ने। और मैंने सोचा क्यों ना आज डीलिमिटेशन का पूरा टॉपिक हम कवर कर लें कि ये क्या होता है, इसमें क्या डिबेट चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। ये सब चीजें हम कवर कर ले, ताकि अगर आपको एग्जाम में किसी भी तरह से डीलिमिटेशन पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां पे परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। तो इसमें शशि थरूर जो है वो कहते हैं कि ये जो आप सीट्स बढ़ाने की बात कर रहे हो, 850 सीट करने वाले हो लोकसभा की, डीलिमिटेशन की जो बात हो रही है, ये किस तरह से पार्लियामेंट की जो एफिशिएंसी है ना उसको खत्म कर देगी या बहुत ज्यादा इरोड कर देगी। तो चलो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम हम यहाँ पे नहीं स्पेंड करेंगे। बट लेक्चर शुरू करें उससे पहले हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। शेयर तो जरूर कर देना। सबसे पहले समझते हैं कि डीलिमिटेशन क्या होता है। व्हाट इज डीलिमिटेशन? तो डीलिमिटेशन इन इंडिया या वर्ल्ड में जिस भी डेमोक्रेसी में होता है ना, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी जो पार्लियामेंट्री यानी कि लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, उनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाता है बेस्ड ऑन जो लेटेस्ट पॉपुलेशन के फिगर्स हैं ना, जो लेटेस्ट सेंसस से उनके अकॉर्डिंग। ओके, तो क्या मतलब हुआ कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो शेप है, जो साइज है, उसको फिक्स करते हो, रीएडजस्ट करते हो, ताकि जो हर एक सीट है वो रफली सेम नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे गोल जो होता है ना वो क्या होता है कि हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट को जितना फेयरली हो उतना ज्यादा पॉसिबल वे में मेंटेन रख सके। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां से एक एमपी इलेक्ट होके जाता है, पर यहाँ पे कितने 8 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल। वहीं से दूसरा, ये मान लो ले लद्दाख की ये यूपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये ले लद्दाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ से भी एक एमपी इलेक्ट होके जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ दो ही लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डीलिमिटेशन का पर्पस होता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनकी बाउंड्रीज को इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि हर एक में ऑलमोस्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाए। ओके, तो ये क्यों किया जाता है, मतलब पर्पस क्या है? तो देखो, हमको पता है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है या किसी भी डेमोक्रेसी में जो पॉपुलेशन होती है वो ग्रो करती रहती है, शिफ्ट करती रहती है। पुश एंड पुल फैक्टर्स होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसकी वजह से कुछ एरियाज में तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही फास्ट ग्रो करती है और कुछ में वो स्लो ग्रो करती है या इवन डिक्लाइन भी कर जाती है। तो अगर लिमिटेशन नहीं होगा टाइमली बेसिस पे, तो ऐसा है, अभी इंडिया की ये कंडीशन है कि कुछ एमपीज तो आपके 30-40 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कुछ स्टेट्स के जो एमपीज हैं वो 10 से 12 लाख लोगों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पार्लियामेंट में इनके वोट की वैल्यू सेम है। तो इससे क्या होता है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो डीलिमिटेशन इस इम्बैलेंस को करेक्ट करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, बहुत लोगों को नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि डीलिमिटेशन में होता क्या है। ओके, तो इसमें ये चार चीजें हैं जो मेन है, जो होती है। सबसे पहला है कि इसमें लोकसभा और जो आपकी स्टेट असेंबलीज होती है ना, उनके टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ गया तो सीट्स का नंबर भी बढ़ा दिया जाए। दूसरा होता है, इसमें हर एक सीट स्टेट को जो सीट्स होती है ना वो रीएलोकेट की जाती है। फॉर एग्जांपल, अभी यूपी की जितनी सीट्स हैं वो बढ़ा दी जाएंगी, महाराष्ट्र की बढ़ा देंगे, तमिलनाडु की बढ़ा देंगे। इस तरह स्टेट्स की जो सीट्स हैं उनको भी रीएलोकेट किया जाता है, बढ़ाया घटाया जाता है। तीसरा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी एक्चुअल बाउंड्रीज को भी पॉपुलेशन के बेसिस पे रीड्रॉ किया जाता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके लोग कम हो गए हैं उसको छोटा कर दिया जाएगा, जिसमें ज्यादा हो गए हैं उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। तो पहले कुछ इस तरह के मैप दिखते होंगे, फिर वो ऐसे हो जाते हैं। और चौथा है रिजर्वेशन के, एससी एसटी पॉपुलेशन के जो बेसिस पे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी या उनकी सीट्स को भी रिजर्व किया जाता है। अभी 2026 में इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, अभी ये क्यों न्यूज में है? तो क्या हो रहा है कि जो डिलिमिटेशन पे एक लॉन्ग फ्रीज लगा हुआ था वो अभी खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल डिबेट छिड़ गया है। तो अभी एक मुद्दा तो ये उठ रहा है कि क्या लोकसभा की जो सीट्स हैं उनको अभी जो करंट स्ट्रेंथ है 543 उससे बढ़ाकर 824 या 850 जो भी प्रपोज किया जा रहा है वो होना चाहिए।
दूसरा ये है कि इन सीट्स को नॉर्थ और साउथ के स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और तीसरा है कि जो विमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है, अभी जो बिल भी पास किया, एक्ट भी बनाया था, उसको इस न्यू डिलिमिटेशन में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसी पे हम आगे देखेंगे। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं क्या पास्ट में कैसे हुआ या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसको बेसिस दिया गया है। सो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए जो डिलिमिटेशन होती है उसके लिए होता है हमारा आर्टिकल 82 और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होता है 170। ओके, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि सबसे पहले जो डीलिमिटेशन हुआ था वो हुआ था 1951 के सेंसस के बाद, उसके बाद फिर हुआ 1961 के सेंसस के बाद, देन 71 के बाद, और फिर उसके बाद 76 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। नहीं तो सभी स्टेट्स क्या कर रहे थे कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हमारे पास ज्यादा सीट्स होंगी, तो उसको रोकने के लिए डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया था। फिर आई 84th अमेंडमेंट जिसमें इस फ्रीज को 2026 के बाद जो भी पहला सेंसस होता है उसके बेसिस पे होगा ये बोल दिया गया था। अब डीलिमिटेशन करवाता कौन है? तो ये जिम्मेदारी होती है डीलिमिटेशन कमीशन की। तो डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? ये एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप करती है, और इसका पर्पस यही होता है टू रीड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, और इसकी मेन जॉब होती है कि ये इंश्योर करे कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रफली इक्वल पॉपुलेशन जो है वो समाहित हो, तो वन पर्सन वन वोट का जो प्रिंसिपल है वो मेंटेन रह सके। तो इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? इसमें प्राइमरली 3 मेंबर होते हैं जिनमें एक जो सबसे पहले हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, जो कि एक सिटिंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेकंड होते हैं इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नॉमिनेट किया हो। और तीसरे होते हैं इसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। कमीशन जो है इसके अलावा एक्सपर्ट्स को या बाकी ऑफिसर्स को भी ले सकता है, उनसे हेल्प ले सकता है, उनसे एडवाइस ले सकता है। अब इसकी पावर्स और स्पेशल स्टेटस है कुछ, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो इट्स ऑर्डर्स हैव अ फोर्स ऑफ लॉ। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है, कि इसके ऑर्डर्स को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है सुनने में, बट दिस इज ट्रू। इनके ऑर्डर्स को, डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और जो इनके फाइनल ऑर्डर्स होते हैं उनको लोकसभा के सामने रखा जाता है, या जिस भी स्टेट के बारे में उसकी स्टेट असेंबली के बारे में सामने रखा जाता है। बट पार्लियामेंट या ये असेंबली हैं ये उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। और ये ऑर्डर्स जो हैं ये दे कम इनटू फोर्स ऑन अ डेट स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये किस तरह काम करता है? सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक डीलिमिटेशन एक्ट पास करता है। फिर एक्ट पास करने के बाद जो प्रेसिडेंट है हमारे वो डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं। तो कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, प्रेसिडेंट करते हैं। फिर जो कमीशन है जब वो बन गया है तो वो लेटेस्ट सेंसस डेटा को स्टडी करता है, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि हर स्टेट को कितनी सीट्स दी जानी चाहिए। जो अभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज किस तरह से हम सेट रीसेट करें, और कौन सी सीट्स जो हैं उनको एससी एसटीज के लिए या वुमेन के लिए रिजर्व करें। फिर ये अपने ड्राफ्ट प्रपोजल्स को पब्लिश करता है, लोगों की ऑब्जेक्शंस इनवाइट करता है, हियरिंग्स होल्ड करता है, और फिर उसके बाद ये अपने फाइनल ऑर्डर्स को इशू करता है। तो अब इसके फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट हैं डीलिमिटेशन के फेवर में जो आपको एग्जाम में पूछे, मतलब आपका आंसर जो है वो बैलेंस होना चाहिए। तो आपको फेवर, अगेंस्ट और वे फॉरवर्ड ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें अभी हम देखेंगे। तो पहले आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डीलिमिटेशन। तो सबसे पहला जो इसका आर्ग्यूमेंट इन फेवर है वो है रिस्टोरिंग फेयर वन पर्सन वन वोट। तो अभी क्या है, रफली एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो 25 से 27 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करती है। और ये मतलब इंडिया, वो दुनिया की जितनी भी मेजर डेमोक्रेसीज है ना उनमें सबसे ज्यादा नंबर है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। दूसरा के उत्तर प्रदेश या बिहार से जो एमपी इलेक्ट होके जाता है वो
केरला या तमिलनाडु से जो एमपी इलेक्ट होके गया है, उससे ज़्यादा लोगों को वो रिप्रेज़ेंट करता है। यानी यूपी, बिहार में तो इतने लोग मिलके एक एमपी को इलेक्ट कर रहे हैं। वहीं केरला में कम लोग मिलके एक एमपी को इलेक्ट कर रहे हैं। बट पार्लियामेंट में जब कोई एक्ट पास होता है, तो इन दोनों का वोट बराबर है। यानी कि यूपी, बिहार के इतने लोगों का वोट इज़ इक्वल टू केरला, तमिलनाडु के कम लोगों का वोट। तो जब आप हाउस को एक्सपेंड करोगे तो ये जो डिस्पैरिटी है ये कम होगी और एक एमपी रफली 17 से 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो इसके फेवर में बोलते हैं वो कहते हैं कि इससे जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल है ना वो स्ट्रेंथन होगा। इट रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल डेमोग्राफिक रियलिटी। 1971 में डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया था और लगभग 50 साल से ये फ्रोजन ही है। ओके। उसके बाद से हमको भी पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली चेंज हुई है, नंबर्स में भी बढ़ी है। उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस एरिया में ज्यादा हुई है, किसी में कम हुई है, ये सब चीजें भी चेंज हुई है। तो अगर हम इस फ्रीज को परमानेंटली कंटिन्यू रखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाई पॉपुलेशन ग्रेथ ग्रोथ वाले जो स्टेट्स हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड रहेंगे। डीलिमिटेशन जो है वो इस लॉन्ग स्टैंडिंग इम्बैलेंस को करेक्ट कर। थर्ड है कि इससे स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने ज्यादा एमपीज होंगे वो उतने ही छोटे छोटे एरियाज को, कम कम पॉपुलेशन की यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अभी एक एमपी इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसका डीलिमिटेशन हो जाएगा तो थोड़े थोड़े लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे जो एमपीज हैं वो ज्यादा एक्सेसिबल होंगे लोगों को, लोकल इश्यूज पे वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और उससे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो डेवलपमेंट ओवरसाइट है या कुछ भी काम है वो ज्यादा अच्छे तरीके से होंगे। फोर्थ है इनेबलिंग विमेन्स रिजर्वेशन विदाउट कटिंग एग्जिस्टिंग सीट्स। तो अभी गवर्नमेंट ने 33% रिजर्वेशन के लिए नारी वंदन अधिनियम जो है वो पास किया। अब अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप सीट्स ना बढ़ाओ और करंट सीट्स में से ही कुछ सीट्स को काट के 33% वो विमेन के लिए रिजर्व कर दो, और दूसरा तरीका है कि आप सीट्स को एक्सपेंड कर दो और उसमें ये 33% जो रिजर्वेशन है इसको इंप्लीमेंट कर दो। तो गवर्नमेंट ये वाला रास्ता चुन रही। देन फिफ्थ है एब्सोल्यूट इंक्रीज फॉर ऑल स्टेट्स। तो क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि किसी स्टेट की सीट्स कम की जाएंगी, किसी की ज्यादा की जाएंगी। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल क्लेम्स है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम सब स्टेट्स की सीट्स बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल सदर्न स्टेट्स की अभी 130 सीट्स हैं तो टोटल 24% शेयर है, तो वो बढ़ के 200 प्लस हो जाएंगी। तो उनका जो परसेंटेज शेयर है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सेम फॉर नॉर्थ, सेम फॉर अदर स्टेट्स। तो कोई भी स्टेट जो है उसकी सीट्स जो है वो लूज नहीं होंगी, वो घटेंगी नहीं। इससे इसको पॉलिटिकली मैनेज करना भी आसान रहेगा। देन सिक्स्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड हिस्टोरिकल लॉजिक। तो जो अभी फ्रीज लगा हुआ है डिलिमिटेशन पे वो 42nd अमेंडमेंट में लगा था, जिसको कि बाद में 84th अमेंडमेंट में एक्सटेंड कर दिया गया था। बट ये कोई परमानेंट नहीं है, ये हमेशा से एक टेम्परेरी प्रोविजन ही रहा है। पहले इसको 2000 तक एक्सटेंड किया गया था और उसके बाद 2026 तक। और इसको क्यों लगाया गया था? ताकि स्टेट्स जो हैं उनको एक इंसेंटिव मिले अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। इसको कोई परमानेंट अरेंजमेंट की तरह नहीं लगाया गया था। और जब ये पीरियड एंड होना था या होता है तो वापस दोबारा से हम पॉपुलेशन बेस्ड एलोकेशन जो है उस पे अगर लौट रहे हैं तो वो एक डिफॉल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं है। ओके। तो 1976 से पहले रेगुलरली सीट्स रिवाइज होती थी, देन 42nd अमेंडमेंट में फ्रीज लगा दिया गया 2000 तक, देन 2001 में अगेन फ्रीज लगा दिया गया फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। और अब गवर्नमेंट ने 2021 के बाद सेंसस करवाई ही नहीं कि 26 के बाद करवाएंगे कि क्या पता 29 में हम जीते या ना जीते। और 31, नॉर्मली तो 26 के बाद 31 का सेंसस होना था ना, बट 31 का सेंसस की वेट करने की जगह गवर्नमेंट ने 21 के सेंसस को ही डिले कर दिया। तो सेवंथ है पॉलिटिकल एंड प्रैक्टिकल फीजिबिलिटी। हाउस को या लोकसभा की सीट्स को एक्सपैंड करना इंस्टेड ऑफ कि आप इन 543 सीट्स को ही रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी दो तरीके होते हैं ना कि अभी तो सीट्स ना बढ़ाओ आप और इन्हीं सीट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसमें क्या होगा, एक स्टेट से सीट्स छीनी जाएंगी और दूसरे को दी जाएंगी, तो इससे पॉलिटिकल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। और अगर आप सबकी सीट्स बढ़ा दोगे प्रोपोर्शनेटली तो किसी स्टेट का लॉस नहीं होगा, सभी स्टेट्स गेन करेंगे, तो वहां पे पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा।
तो इससे किसी भी स्टेट को एक एब्सोल्यूट लॉस ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं झेलना पड़ेगा। अब इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट देख लेते हैं जो आज डॉक्टर शशि थरूर ने दिए हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने कही है वो है लॉस ऑफ इंडिविजुअल वॉइस। तो डॉक्टर थरूर कह रहे हैं आज के इस आर्टिकल में कि पार्लियामेंट के पास ना लिमिटेड टाइम होता है। ओके, तो 850 मेंबर की अगर लोकसभा हो जाएगी तो उसमें से सिर्फ 15 या 20 एमपी ही ऐसे होंगे जिनको किसी मेजर बिल या क्वेश्चन आवर में बोलने का मौका मिलेगा। बाकी जो मेंबर्स हैं वो साइलेंटली बैठे ही रहेंगे, वो कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे या कोई प्राइवेट मेंबर बिल उनको इंट्रोड्यूस करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्लियामेंट का टाइम ऑलरेडी लिमिटेड है। अभी जो मेंबर्स हैं उन्हीं को टाइम नहीं मिलता है। ओके, तो इससे क्या होगा, सिर्फ पैसिव नंबर बढ़ जाएगा और ये जो बढ़े हुए मेंबर्स है ना, ये वोटिंग मशीन्स की तरह काम करेंगे। सेकंड, इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है ना वो एक तरह से एग्जीक्यूटिव की रबर स्टैंप बन जाएगा, क्योंकि जब हाउस में बहुत ज्यादा मेंबर होते हैं ना तो उसमें एग्जीक्यूटिव की ज्यादा हेल्प होती है मोर देन द लेजिस्लेचर, यानी गवर्नमेंट की ज्यादा हेल्प होती है बजाय की पार्लियामेंट। तो इससे क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ डिबेट या कमेटी वर्क या फिर स्पेस ऑफ ऑपोजिशन ये सब कम हो जाएंगे। तो ये जो बढ़ा हुआ नंबर है इसको चाइनीज या फिर नॉर्थ कोरियन जो पार्लियामेंट है उससे कंपेयर किया है, जो कि साइज में तो बहुत बड़े हैं, दिखने में भी वो रिप्रेजेंटेटिव लगते हैं, बट उनका मेन काम क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट के डिसीजंस को अपलोड करना, ताली बजाना। देन थर्ड जो ड्रॉबैक इसका बताया है वो इन्होंने कहा है कि देखो, यूएसए में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कांग्रेस है उसमें 435 सीट्स जो है वहां पे 1929 में फिक्स की गई थी। उसके बाद से अमेरिका की पॉपुलेशन जो है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। बट मैच्योर डेमोक्रेसीज जो हैं वो साइज को लिमिटेड रखते हैं ताकि प्रॉपर स्क्रूटनी, डिबेट और इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जा सके, वो नंबर्स नहीं बढ़ाते जाते। ये अथॉरिटेरियन जो रिजीम्स हैं वो करती हैं। फोर्थ आर्गुमेंट जो डॉक्टर थरूर ने दिया है तो वो कहते हैं कि एक एमपी 20-30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये आर्गुमेंट ही गलत है, इट इज ए फेलेसी। वो कहते हैं कि जो डिफेंस है वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है एक एमपी के रियल रोल को। एक एमपी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है ना वो होती है नेशनल लेवल की लेजिस्लेशंस में पार्टिसिपेट करना, फॉरेन पॉलिसी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना, मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करना और यूनियन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना। एमपीज का फंक्शन कोई म्युनिसिपल काउंसिलर्स या लोकल प्रॉब्लम सॉल्वर्स की तरह नहीं होता। फिफ्थ, वो कहते हैं कि जो नेशनल एमपीज हैं उनको फोकस किस पे करना चाहिए, अगेन नेशनल लॉज, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी एंड होल्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटेबल। और जो लोकल प्रॉब्लम्स है ना वो आप एमएलएज, म्युनिसिपल बॉडीज और पंचायत को स्ट्रेंथन करो, उन पे छोड़ो। एमपीज का वहां पे क्या काम है। अगर हम लोकसभा को एक्सपेंड करते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स है, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट गवर्नमेंट्स इवन, वो वीक हो जाएंगे और वो इनएफिशिएंट हो जाएंगी। और दूसरी तरफ एक एक्सपेंसिव और इनएफिशिएंट नेशनल इको चेंबर बन जाएगा जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट के डिसीजंस को ही रबर स्टैंप किया जाएगा। सिक्स्थ, वो कहते हैं कि इससे क्या होगा कि पार्लियामेंट के जो स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहे हैं वो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि पार्लियामेंट जितने दिन मीट करता है, बैठता है, वो ऑलरेडी कम होता जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं उनको जल्दी जल्दी पास कर दिया जाता है वॉइस वोट से, उन पे कोई प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं होता स्टैंडिंग कमिटीज के द्वारा, और ऑपोजिशन को भी फ्रीक्वेंटली साइडलाइन किया जा रहा है। तो अगर आप सैकड़ों मेंबर और जोड़ दोगे तो इससे ये जो प्रोसेस है ना ये और ज्यादा एक्सेलरेट होगा, और जो पार्लियामेंट की क्वालिटी है ना वो शेयर वेट ऑफ क्वांटिटी के नीचे दब जाएगी। तो अब इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप ना तो डॉक्टर थरूर के पॉइंट्स को भी एम्फेसाइज करके लिख सकते हो कि हाँ यही 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 कमी है, ना आप सारे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ही दे सकते हो, आपको एक मिडल पाथ चुनना पड़ेगा, तो वो मैंने आपके लिए लिखा है। तो यहाँ पे जो इश्यू है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें दो वैलिड प्रिंसिपल्स हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। पहला है इक्वल रिप्रेजेंटेशन यानी कि 1 पर्सन 1 वोट, और दूसरा है फेडरल फेयरनेस यानी कि जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया था उनको परमानेंटली पनिश नहीं किया जा सकता, फेडरल फेयरनेस। तो जो भी वर्केबल सॉल्यूशन होगा ना उसको इन दोनों प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करना होगा और एक प्रैक्टिकल मिडल पाथ चुनना होगा। तो ये मिडल पाथ क्या हो सकता है, सबसे पहला कि आप लोकसभा को एक्सपेंड करो बट इस गारंटी के साथ कि कोई भी स्टेट अपनी सीट्स को लूज नहीं करेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है। दूसरा, एक मॉडरेटेड फॉर्मूला को यूज करो, सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे ही डिलिमिटेशन मत करो कि
आप 70-80% वेटेज तो पॉपुलेशन को दो डिलिमिटेशन के टाइम पे, बट 20 से 30% वेटेज उन फैक्टर्स को भी दो, जैसे कि किन स्टेट्स ने सक्सेसफुल पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, या फिर उन स्टेट्स को प्रोटेक्शन दो जिनका शेयर बहुत ही शार्पली गिरने वाला है। थर्ड है स्ट्रेंथन द क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंट, नॉट जस्ट द नंबर्स। तो अगर हाउस बड़ा हो जाता है तो आप उसके साथ जितने दिन पार्लियामेंट मीट करता है, बैठता है, उन डेज को भी आप बढ़ाइए। जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं जो बिल्स की स्क्रूटनी करती हैं, वो मैंडेटरी कीजिए। आप ज्यादा टाइम और रिसोर्सेज दीजिए इंडिविजुअल एमपीज को, प्रॉपर ऑफिसेज, रिसर्च स्टाफ एटसेट्रा। क्वेश्चन आवर और डिबेट रूल्स को आप रिफॉर्म कीजिए, ताकि जो छोटी पार्टियां हैं, जो बैक बेंचर्स हैं, जो छोटे स्टेट्स हैं, उनको एक मीनिंगफुल स्पेस मिल सके। अकेला साइज बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपके जो वीक प्रोसीजर्स हैं, उनको भी आप सही कीजिए। फिर फोर्थ जो इसमें वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो, वो ये कि एम्पावर लोकल गवर्नमेंट सीरियसली, यानी कि आप एमएलएज का नंबर भी हाई पॉपुलेशन स्टेट्स में बढ़ाइए। आप पंचायत्स को और ज्यादा रियल पावर्स दो, म्युनिसिपैलिटीज को रियल पावर्स दो। 73rd 74th अमेंडमेंट के अंडर जो दी गई थी, उनको एक्सपैंड करो। इससे जो एमपीज हैं उन पे प्रेशर जो है वो कम होगा, और वो लोकल प्रॉब्लम सॉल्वर्स की तरह एक्ट करने की बजाय जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उसको परफॉर्म करेंगे। और इससे लोकसभा जो है वो नेशनल इश्यूज पे फोकस्ड रहेगी। फिफ्थ है प्रोटेक्ट द फेडरल बैलेंस थ्रू अदर इंस्टीट्यूशंस। तो अदर इंस्टीट्यूशंस क्या है? जैसे राज्यसभा के रोल को स्ट्रेंथन कीजिए। गिव ग्रेटर वेट टू स्टेट्स इन द इंटरस्टेट काउंसिल एंड फाइनेंस कमीशन। उसके अलावा कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन को कंसिडर कीजिए, या कोई स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें कि स्ट्रॉन्ग सदरन रिप्रेजेंटेशन हो, इस फॉर्मूला को फाइनलाइज करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, वो है बिल्ड पॉलिटिकल कंसेंसस। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ऐसे रश करना सही नहीं है जब तक उसके ऊपर एक ब्रॉड एग्रीमेंट नहीं बना होता। अगर आप इसको बिना कोई पॉलिटिकल कंसेंसस के पुश करोगे, तो इससे जो नॉर्थ साउथ डिस्ट्रस्ट है वो और ज्यादा डीपन होगा। तो इसमें बेटर सीक्वेंस क्या रहेगा? एक ऑल पार्टी मीटिंग या इंटरस्टेट काउंसिल डिस्कशन करो, ब्रॉड प्रिंसिपल्स पे आप बात करो कि किसी का नो एब्सोल्यूट लॉस ऑफ सीट्स नहीं होगा, और पॉपुलेशन के साथ साथ और भी हम जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करेंगे, और उसके बाद आप ये लेजिस्लेशन लेके आओ। ये आपका एग्जाम रेडी कंक्लूजन है जो आप लिख सकते हो सीधा का सीधा एग्जाम में। इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं। टेलीग्राम को गवर्नमेंट अगर बैन कर दे तो आप मेरे व्हाट्सएप को भी फॉलो कर लेना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर दें, मैं उसका आंसर कर दूंगा। सो यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। माय नेम इज रावनुप सिंह। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन आइकन तो जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।